उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को रिटायर्ड आईएएस के घर में लूट के बाद उनकी दूसरी पत्नी मोहिनी दुबे का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने उनके घर में काम करने वाले 2 ड्राइवर भाइयों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रिटायर्ड आईएएस के घर में 1 करोड़ रुपए के जेवरों की लूट की गई थी। हैरानी की बात यह है कि इस वारदात को रिटायर्ड आईएएस के भरोसेमंद ड्राइवर अखिलेश ने ही अपने दोस्त रंजीत संग मिलकर अंजाम दिया है। लूट और हत्या की साजिश उसने 15 दिन पहले ही रच डाली थी। ड्राइवर के भाई रवि ने भी इस वारदात में पूरा साथ दिया है। हत्या और लूट की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस को भी खूब मशक्कत करनी पड़ी। मोहिनी दुबे के हत्यारों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने शहर भर की 1060 नीली स्कूटियां चेक की थी। रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र नाथ की पत्नी मोहिनी दुबे की हत्या बहुत ही निर्मम तरीके से की गई है। उनके ही भरोसेमंद ड्राइवर ने दोस्त रंजीत संग मिलकर पहले मोहिनी की जान ली, फिर जिंदा रहने की कोई गुंजाइश तो नहीं, यह चेक करने के लिए उनके मुंह पर एक मग पानी उड़ाल दिया है। जिंदा बचने की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए हत्यारों ने मोहिनी का मुंह और नाक भी कुछ देर बंद करके रखे। हैवानियत की हद तो तब पार हो गई जब आरोपियों ने मोहिनी के सिर को पेचकस के गोद डाला। इस दौरान जब उनको तसल्ली हो गई कि मोहिनी अब जिंदा नहीं है, तब उन्होंने सारे जेवर बैग में भरे और वहां से फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि मोहिनी आसानी से दरवाजा नहीं खोलती थी। परिचितों को देखकर ही उन्होंने ताला खोल दिया था, जो कि उनके लिए जानलेवा साबित हुआ है। पिछले कुछ समय से एयरपोर्ट से लेकर स्कूल और अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकियां सामने आई है। अब तेलंगाना के ज्योतिराव फुले प्रजा भवन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह भवन तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क का आवास है। एक अज्ञात शख्स ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन कर बताया कि प्रजा भवन में बम रखा गया है, जो कभी भी फट सकता है। इसके बाद पुलिस टीमों ने बेगमपेट क्षेत्र में प्रजा भवन, पूर्व में प्रगति भवन में तलाशी अभियान शुरू किया। बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के आपदा प्रतिक्रिया बल समेत विशेष पुलिस दलों की कार्रवाई में लगाया गया। हालांकि तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फिलहाल जांच की जा रही है। प्रजा भवन नवंबर तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास था। जब भारत राष्ट्र समिति सत्ता में थी, कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद यह भवन डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क का आधिकारिक निवास हो गया है। कांग्रेस सरकार भी परिसर के एक हिस्से का उपयोग लोगों से याचिकाएं प्राप्त करने के लिए कर रही है। इस घटना पर राज्य मंत्री सतिक्का ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कई लोग अपनी समस्याओं के बारे में याचिका लेकर प्रजा भवन आते हैं। सभी को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। उन्हें किसी पर शक नहीं है। बीते दिन दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली थी। इसके बाद फ्लाइट का रनवे पर ही रोका गया और यात्रिकों को इमरजेंसी एग्जिट कराया गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के साथ ब्लॉकबस्टर दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों में काम कर चुकी पूर्व अभिनेत्री जयरा वसीम के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। जयरा वसीम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने पिता के निधन की जानकारी दी है। जयरा वसीम ने अपने पोस्ट के जरिए अपने फैंस से भी अपने दिवंगत पिता के लिए दुआएं मांगने को कहा है। जयरा ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपने पिता के निधन की जानकारी देते हुए पोस्ट किया है। हालांकि ज़ायरा ने इस पोस्ट में पिता के निधन की वजह से नहीं बताई है। ज़ायरा ने अपने पोस्ट में लिखा, मेरे पिता जाहिद वसीम का निधन हो गया है। कृपया उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह से उनकी खामियों का माफ़ करने, उसकी खबर को शांतिपूर्ण बनाने, उन्हें इसकी पीड़ा से बचाने, यहाँ से आगे की उनकी यात्रा को आसान बनाने और उन्हें जन्नत और मगरीरा में उच्चतम जगह देने के लिए दुआ करें। ज़ायरा वसीम ने मंगलवार शाम ये पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने मरहूम पिता के लिए दुआएं मांगी। ज़ायरा का पोस्ट देखने के बाद कई यूजर्स ने पूर्व अभिनेत्री के पिता के लिए दुआएं मांगी। सैफ पटेल नाम के एक यूजर ने लिखा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलाही राजिऊन, आपके नुकसान के लिए बहुत खेद है। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में सबसे ऊंची जगह दे और अल्लाह आपको, आपके परिवार को इस दुख से निपटने के लिए सब्र ए जामिल अता करे। और भी कई यूजर्स ने ज़ायरा के पिता के लिए दुआएं की है।
आसमान से बरसती आग से उत्तर भारत उबलने लगा है। राजस्थान के चूरू में पारा 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है। अन्य शहरों में भी तापमान 48 से 49 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। दिल्ली में भी पारा 50 डिग्री को छूने की ओर है। वहीं यूपी के झांसी में दिन का पारा 49 डिग्री रहा। आगरा में तापमान 48.6 और वाराणसी में 47.6 डिग्री रहा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक यूपी में मई माह में इतनी तपिश कभी नहीं रही। पहाड़ी राज्यों में भी गर्मी कहर ढा रही है। जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके चलते स्कूलों में छुट्टी की घोषणा करनी पड़ी। हिमाचल के ऊना में पारा 44 डिग्री को पार कर चुका है। जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि मंगलवार को चूरू देश में सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री दर्ज किया गया है, जो इस सीजन में सबसे अधिक है। इससे पहले यहां 1 जून 2019 को पारा 50.8 डिग्री दर्ज किया गया था। चूरू के अलावा राजस्थान के गंगानगर में तापमान 49.4, पिलानी और झुंझुनू में 49, बीकानेर में 48.3, कोटा में 48.2, जैसलमेर में 48 और जयपुर में 44.6 डिग्री दर्ज किया गया है। पिलानी में इससे पहले 2 मई 1999 को अधिकतम तापमान 48.6 डिग्री दर्ज किया गया था। राज्य सरकार ने बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने को कहा है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की भारत में जूनोटिक बीमारियों की स्थिति पर जारी रिपोर्ट में सामने आई है। इसके मुताबिक 2009 से 2013 के बीच भारत में 191 बार जूनोटिक बीमारियों का आउटब्रेक हुआ, जिसकी वजह से करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग विभिन्न वायरस की चपेट में आए। आबादी क्षेत्र से जंगलों की दूरी जैसे जैसे कम हो रही है, जानवरों से इंसानों में फैलाने वाले संक्रमण यानी जूनोटिक रोगों का दायरा भी बढ़ रहा है। अब तक देश के 29 राज्य इन बीमारियों की चपेट में आ गए हैं। पहली बार 2023 में एक साल में 29 बार अलग अलग बैक्टीरिया आबादी तक पहुंचे हैं, जिनमें स्क्रब टाइफस संक्रमण आम रहा है। राजस्थान और यूपी में इसके सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की भारत में जूनोटिक बीमारियों की स्थिति पर जारी रिपोर्ट में सामने आई है। इसके मुताबिक 2009 से 2013 के बीच भारत में 191 बार जूनोटिक बीमारियों का आउटब्रेक हुआ, जिसकी वजह से करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग विभिन्न वायरस की चपेट में आए। वहीं 2014 से 2023 के बीच इनकी संख्या 400 पार हुई है। भारत में जूनोटिक बीमारियों का प्रसार ऐसा भी समझे कि 2014 से पहले जीका वायरस का कोई मामला नहीं था, लेकिन इसके बाद से अब तक 300 मामले सामने आए हैं। पहले 3 मामले 2016 में अहमदाबाद में मिले हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीद जताई कि 7वें चरण में मतदान करने वाले लोग भारत की खूबसूरती, भाईचारे और गंगा जमुना तहजीब को मजबूत करने के लिए मतदान करेंगे और लोग पीएम मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। प्रेस को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमें उम्मीद है कि 7वें चरण में मतदान करने वाले लोग भारत की खूबसूरती, भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करने के लिए मतदान करेंगे। मुझे उम्मीद है कि देश के लोग पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। ये बोले जा रहे हैं 4 तारीख को क्या माहौल देखते हैं? क्या सरकार बदलेगी या फिर देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने वोट दिया या अब वोट देंगे आखिरी 7वें फेज़ में, वो भारत की इस खूबसूरती को, इस भाईचारगी को, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करेंगे। और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तीसरी मरतबा देश के मतदान करने वाले तीसरी मरतबा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बनाएंगे। गाजीपुर से लोकसभा चुनाव के लिए सपा उम्मीदवार अफजल अंसारी ने 28 मई को भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाई मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे साजिश का आरोप लगाते हुए यूपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर आपको लगता है कि मुख्तार को मरना उपलब्ध है और जनता इसका इनाम देगी तो 4 जून का इंतजार करें। अफजल अंसारी ने कहा, माफिया के लिए कहीं भी सहानुभूति कैसा हो सकती है?
अगर सहानुभूति है तो यह कहना है कि वह माफिया था गलत है। अगर आपने उसे माफिया कहा और कहा कि उसे मारना ही था, और अगर आपको लगता है कि उसे मारना उपलब्ध है और जनता इसका इनाम देगी, तो 4 जून का इंतजार करें, जनता के फैसले और उनके इनाम का इंतजार करें। उन्होंने कहा, दिल्ली से वे आजमगढ़ और गाजीपुर की शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन वे सरकार में बैठे लोगों की शिक्षा की बात नहीं करते। आइए पीएम मोदी और अमित शाह जय शाह वैसे विद्वान की शिक्षा की बात करें। ये लोग खुद ही गजल लिखते हैं और खुद ही घुंघरू बांधकर मुजरा करते हैं। है तो नहीं कानून में आपको, लेकिन हमारी मीडिया ने जबरदस्ती ये विशेषाधिकार बना लिया है कि वो जिसे चाहे शंकराचार्य की डिग्री दे दे और जिसे चाहे माफिया बना दे। ये कोई प्रश्न है? आप किसी को गाली बकिए तो कहिए कि आपको कौन सी तरह की गाली अच्छी लगती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे कि अब क्या कहा जाए। ये लोग खुद ही गजल लिखते हैं और खुद ही घुंघरू बांध करके मुजरा करते हैं। वो पाप इनको चैन लेने नहीं दे रहा। ये कहना गलत था कि वो माफिया है, ये नैरेटिव गलत है कि वो माफिया है। जो असली माफिया है वो जरूर उससे डरते थे, कांपते थे, घबराते थे। मोदी जैसा विद्वान। गुरुग्राम पुलिस ने 28 मई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में यूट्यूबर बॉबी कटरिया को गिरफ्तार किया। यूट्यूबर को उसके घर के छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसके दौरान उसके पास से करीब 20 लाख रुपए की नकदी और 4 मोबाइल बरामद किए गए। बॉबी कटारिया को आईपीसी की धारा 420 और इमिग्रेशन एक्ट के संबंधित आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। सेंट्रल एजेंसी के एक इनपुट पर गुड़गांव पुलिस ने रेड की थी और इसमें एक शिकायतकर्ता ने शिकायत दी थी कि बॉबी कटारिया से उसका संपर्क हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें बॉबी कटारिया ने उसको कहा कि वो उसको यूएई में नौकरी दिलवा सकता है, जिसकी एवज में बॉबी कटारिया ने उससे करीब 4 लाख रुपए लिए और उसके बाद उसको तथा उसके एक अन्य दोस्त को लाओस एक जगह है साउथ एशिया में, वहाँ बॉबी कटारिया ने इनको भेज दिया फ्लाइट से। वहाँ बॉबी कटारिया के बताए हुए कुछ और लोगों ने इनसे संपर्क किया। इनको वो एक किसी चाइनीज कॉल सेंटर में लेकर के गए, जो जहाँ पर कि इनसे इनके पासपोर्ट छीन लिए गए और इनको वहाँ पर उस फर्जी कॉल सेंटर में नौकरी करने के लिए मजबूर किया गया, जहाँ से इस लड़के ने 2-3 दिन के बाद वहाँ से ये भाग करके कहीं सरकारी किसी ऑफिसर्स के पास कांटेक्ट किया। लोकसभा चुनावों पर बोलते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 29 मई को बसपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बसपा की रणनीति मुस्लिमों में डर और नफरत दिखाकर अपनी विफलताओं को छिपाने की है। उन्होंने आगे कहा कि लोग समझ गए हैं कि वे संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हम उत्तर प्रदेश में पीडीएम का हिस्सा है और जहां भी पीडीएम उम्मीदवार है हम उनके लिए अपील कर रहे हैं, या उनकी रणनीति है। वे मुस्लिमों में डर और नफरत दिखाकर अपनी विफलताओं को छिपाना चाहते हैं। उन्होंने रोजगार नहीं दिया है, महंगाई आसमान छू रही है और उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे। लोग समझ गए हैं कि वे संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में हम पीडीएम का हिस्सा हैं और आज बनारस में वाराणसी में गौतम यादव साहब हमारे कैंडिडेट हैं और फिर मिर्ज़ापुर भी हम गए थे, तो अच्छा रिस्पांस है। और हम जहाँ जहाँ पीडीएम के कैंडिडेट्स अपील कर रहे हैं कि लिफाफे के निशान पर वोट दीजिए, तो देखते हैं अभी क्या होता है। आपको क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माइनॉरिटीज को पूरा खत्म करने का काम जो है वो कांग्रेस ने किया, रिजर्वेशन को पूरी तरीके से जिस तरीके से दलितों से। देखिए, जितना चुनाव चल रहा है ना, फर्स्ट फेज के बाद 7वें चरण तक प्रधानमंत्री ने चित्तरंजन महंत एसडीएम फुलबानी को अनुसार 29 मई को उड़ीसा के फिरिंगिया के पास एक बस पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसडीएम फुलबानी चित्तरंजन महंत ने कहा, 2 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। बस फिरिंगिया के एक मोड़ पर पलट गई है। आज जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है और कितना इंजर्ड हुआ है, कितना कैजुअलिटी हुआ है, क्या हुआ है?
आज जो 7 बजे के करीब फिरिंगिया के पास एक टर्निंग में एक सालोंकी नाम का बस एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 आदमी अभी तक देहांत हो गए हैं और 9 आदमी अभी हॉस्पिटल में एडमिटेड है, लेकिन उनका वैसे कोई गंभीर रूप से कोई आघात नहीं लगी। कितने था पैसेंजर कितने थे और क्या कैसे हुआ एक्सीडेंट, कहाँ पर हुआ? पैसेंजर लगभग 50 थे और उस गांव के पास एक टर्निंग है, उस टर्निंग में ओवर स्पीड की वजह से ये बोल रहे हैं लोग